हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 12th मैथ्स के सारणिक की एक्सरसाइज 4.2 को करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 4.1 और उसके कुछ बेसिक्स और इससे पहले की जितनी भी एक्सरसाइज हैं इस आपकी बुक में, उन्हीं को हम कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो उनको भी देख लें। चलिए शुरू करते हैं। सारणिक क्वेश्चन दिया है और ये कहा है कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, गुणधर्म हैं, उनका यूज़ करके इसको प्रूव करना है इक्वल टू 0। तो पहले प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं, क्या है इसके गुणधर्म, इनको हम चेक कर लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। पहला, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस सारणी का मान शून्य होता है। ठीक, देखो समझिए, अगर ये गुणधर्म आप नहीं समझ पाए तो फिर ये एक्सरसाइज करना तो मुश्किल हो जाएगा, बल्कि ये कहो कि सारणिक नहीं समझ में आएगा आपकी। देखो क्या है, जैसे मान लीजिए एक रो ये है, दूसरी रो ये है और तीसरी रो है ये। तो जो R2 है, ये दूसरी रो है, ये पूरी की पूरी ही 0 है, तो इसका मान पूरे के पूरे का 0 हो जाएगा। पूरे सारणी की वैल्यू 0 आएगी। यदि हम ये देखना चाहते हैं कि कैसे आएगी, क्या सच में ही आएगी, तो देखो देख सकते हैं 3 इंटू ये करके देखो 0 इंटू 0, 0 माइनस 0, फिर प्लस माइनस, क्योंकि दूसरा माइनस होता है, -4 करेंगे तो इसमें भी 0 इंटू 0, ये भी, और फिर 2 करके देखेंगे, देखो इसका भी 0 माइनस 0, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ओवरऑल 0। तो इस प्रकार से चाहे तो वो रो हो, चाहे वो कोई कॉलम हो, 0 हो पूरा का पूरा ही, तब उसका मान ओवरऑल 0 होता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। नंबर 1 बात होगी। अब नंबर 2 पे चलते हैं कि यदि किसी सारणी की पंक्तियों का स्तंभों में तथा स्तंभों का पंक्तियों में परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए किस प्रकार से कहता है, स्तंभों का पंक्तियों में और पंक्तियों का स्तंभों में, यही बात है। देखो A1 A2 है, जैसे माना A1 A2 लिया, ये एक रो है, दूसरी रो है B1 B2, तो इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। देखो A1 A2 से A1 A2 कॉलम बना दिया, और जो B1 B2 दूसरा R था, मीन्स R2 था, उसको C2 बना दिया, सेकंड कॉलम। तब ये आपस में बराबर हैं। देखो यहाँ पे कैसे हैं, देखो A1 B2 तिरछी गुणा होती है, फिर इसकी माइनस, इन दोनों की मल्टीपल होती है A2 B1। अब इसका भी करके देखें, जो हमने चेंज किया है क्या वो सही है। देखो A1 की B2 में, फिर माइनस A2 B1 या B1 A2 एक ही बात होती है, तो A2 B1 ऐसे। तो देखिए ये और ये मान बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब ये इसके बराबर होगा। तो इसमें हमने क्या बताया कि पंक्तियों का स्तंभों में अथवा स्तंभों का पंक्तियों में चेंज यदि कर दिया जाए, एक्सचेंज कर दिया जाए, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके बाद तीसरी बात, यदि सारणी की किन्हीं दो समांतर आसन्न पंक्तियों या आसन्न स्तंभों का, आसन्न शब्द समझिए यहाँ पे, परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो सारणी का मान नहीं बदलता, किंतु चिन्ह बदल जाता है। देखो क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ये A1 B1 ये एक R1 है, और ये A2 B2 है R2। हमने क्या किया कि R2 को हमने पहले रख दिया और R1 को बाद में रख दिया, तो इनका मान तो चेंज नहीं होगा, लेकिन चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। देखो कैसे, A1 B2 माइनस A2 B1, इसका चेक करो, ये हो जाएगा A2 B1 माइनस B2 A1 या A1 B2, ऐसे भी लिख दो, आगे पीछे गुणा में तो चल जाता है। ठीक है, अब ये देखो क्या ये इसके बराबर है, तो नहीं है,
क्योंकि अगर मैं यहाँ से माइनस ले लूँ तब फिर ये ठीक हो जाएगा, तब ये a1b2 माइनस b2a1 या a2b1 बन जाएगा। क्लियर होगी बात? देखो ये अब इसके इक्वल आया है कब? जब माइनस बाहर आ गया। तो जब हम आसन्न उसी के समांतर मतलब R1 को R2 में या C1 को C2 में से आपस में या C2 को C3 से आपस में चेंज करें एक दूसरे से, तो ये कंडीशन आती है कि चिन्ह परिवर्तित होता है बस। वो प्लस होगा तो माइनस और माइनस होगा तो प्लस। क्लियर होगी? बहुत आसान सी बात है। फिर आ जाते हैं चौथी बात पर। यदि किसी सारणिक में कोई दो पंक्तियां या दो स्तंभ सर्वसम हो, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम अवयव हो तीनों, तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। जैसे A1 B1 C1, ये मान लीजिए R1 है और ये R2 है और ये बिल्कुल सेम टू सेम है। देखो A1 B1 C1, A1 B1 C1, A3 B3 C3, तो ये इसके सेम हैं। तब क्या होगा? तब इसकी वैल्यू 0 होगी। यदि यही चीज़ हम कॉलम में कर दें, यही चीज़ कॉलम में हो, जैसे A1 B1 C1 और ये A1 B1 C1, ये हमने A2 B2 C2 कर दिया, तो इसमें क्या होगा? ये इसके सेम समान है, बिल्कुल सेम अवयव। देखो सर्वसम का मतलब सब जगह समान, ये बिल्कुल सेम है, तो क्या होगा? इसकी वैल्यू भी 0 होगी। ये चीज़ हम करके देख सकते हैं, विस्तार करके देख सकते हैं। जब हम विस्तार करेंगे तो पाएंगे कि इसकी वैल्यू तो शून्य आ गई। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्या है देखेंगे ज़रा। फिर फिफ्थ पे आ जाते हैं। यदि एक पंक्ति के या एक स्तंभ के सभी अवयवों को किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो सारणिक के मान में भी उस संख्या का गुणा हो जाता है। देखिए एक चीज़ समझिए थोड़ा सा। मान लीजिए एक कोई सारणिक हमने लिया ये वाला, यदि हम इसे बाहर मल्टीपल कर दें तो इसका मतलब, इसे मल्टीपल करने का मतलब ये है कि हम किसी कॉलम में अथवा किसी रो में हम इसकी मल्टीपल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल पंक्ति में ही हो सकता है, क्योंकि मैंने जैसे m लिया बाहर, इसके मल्टीपल किया तो इसमें मैंने m में कॉलम में कर दी मल्टीपल, तो कॉलम में भी कर सकते हैं, पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, पहली रो में भी, दूसरी में भी, तीसरी में भी। तो एक तो बात होगी, देखो सीधे प्रकार से हमने पूरे में मल्टीपल करके देखा। दूसरा, अगर हम ये मान लें कि हमारे पास बस ये है कि MA1 MA2 MA3 और ये B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है, बस ये समझ लिए थोड़ी देर के लिए, पांचवा क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो हमने ये देखा कि इस कॉलम में सब में m है, तो हम क्या करें? हम इसके m को बाहर ले सकते हैं, और m बाहर लेने पर m ले लिया बाहर, तो ये बचेगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। देखो, तो इस प्रकार से हम बाहर ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। बाहर लेने का मतलब है कॉमन लेना। और कोई बाहर है तो उसके अंदर मल्टीपल कर सकते हैं। और मल्टीपल करने की भी कितने तरीके, कि किसी भी रो में कर दो, किसी भी कॉलम में कर दो, इच्छा है आपकी। बाहर रखे हुए को जब हम अंदर ले जाएंगे तब आपकी इच्छा है कि कहीं भी मल्टीपल कर दो आप। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि जब m की मल्टीपल अंदर होगी, मैट्रिक्स के जैसा नहीं है, मैट्रिक्स में तो पूरे में मल्टीपल होती है, लेकिन डिटर्मिनेंट्स में केवल किसी एक स्तंभ में अथवा किसी एक रो में ही मल्टीपल होगी। क्लियर? नेक्स्ट की ओर चलते हैं। छठे पे आ जाओ कि यदि किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो राशियों का योग हो तो सारणिक को उसी कोटि के दो सारणिकों के योग के बराबर प्रकट किया जा सकता है। चीज़ को समझिए। मैंने एक सारणिक यहाँ पे लिख दिया है। देखो A1 प्लस P1, A2 प्लस P2, A3 प्लस P3 और बाकी के 6 अवयव भी हैं। तो देखो यहाँ पर A1 प्लस P1, A2 प्लस P2 और A3 P3 है ना। तो ये जो A1 A2 A3 है, ये तो एक सारणिक का हमने पहला कॉलम ले लिया C1, और जो ये P1 P2 P3 है, इसको क्या किया? इसको हमने ले लिया दूसरे का C1,
और जो ये थे, ये 6 के 6 अवयव, ये हमने इसमें भी लिए और ये इसमें भी लिए, देखो पूरे लिए ना। तो ये और ये अलग हो गए, ये कॉलम अलग, बिल्कुल ये अलग, लेकिन ये जो बाकी के 6 अवयव हैं ये दोनों सारणिकों में समान रह गए। तो इस प्रकार से हम इसको, यदि ये प्लस हैं तो प्लस में तोड़ देंगे, यहाँ प्लस आ जाएगा। अगर यहाँ माइनस होते सब में तो यहाँ माइनस आ जाता है। ऐसा भी नहीं है कि प्लस में ही होता है, माइनस भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि उसके उतने ही खंड आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों में दूसरी पंक्तियों अथवा स्तंभों के संगत अवयवों के सम अपवर्त्य जोड़ या घटा दिए जाएं तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए कैसे कह रहा है कि जैसे ये है, पहले इसे समझ लो, ये एक सारणिक है, इसमें इस B1 को सेम जोड़ दो या तो, है ना, और ये इसमें कुछ भी गुणा करके इसमें सेम टू सेम, देखो सब में पूरा गुणा करके जोड़ दिया, फिर इसमें भी सेम और इसमें भी, यहाँ M से जो तीसरा कॉलम है उसमें भी यही करके जोड़ दिया, तब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये आपस में इक्वल होते हैं। तो जो L और M ले रखे हैं इसकी जगह कोई भी आप नंबर ले सकते हो, कुछ भी चेंज कर सकते हो, बट सब में सेम ही होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ओके, तब ये दोनों बराबर होते हैं। और ये हो गया हमारा 7 गुणधर्म। और 7 गुणधर्मों से आप देखेंगे कि आप पूरी डिटर्मिनेंट्स को आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, सारी एक्सरसाइजेज। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन ये है पहला, x y z a b c और x प्लस a y प्लस b z प्लस c। तो देखिए एक गुणधर्म क्या था, एक गुणधर्म ये था कि यदि x के साथ हम a जोड़ दें, y के साथ b और z के साथ c, तो देखो क्या होता है, हम यहाँ पे कर देंगे, एक ऑपरेशन लगाएंगे और हम इसकी पहले लेफ्ट साइड ले लेते हैं क्योंकि ये हमें प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ है ये, हम इसमें इस C1 में C2 को जोड़ देंगे। तो देखो ऑपरेशन लगाएंगे, C1 इक्वल टू C1 प्लस C2। C1 में x प्लस a, y प्लस b और z प्लस c। फिर जो C2 है, जो दूसरा कॉलम है, उसको चेंज नहीं करेंगे, C3 में भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और इस प्रकार से देखो अब हम किस नतीजे पर पहुँचे हैं कि यहाँ 2 कॉलम सेम आ गए, और 2 कॉलम सेम यदि हो जाएं ठीक है, तब क्या होता है, तब उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो वो 0 होती है। और ये चीज़ हम लिख देंगे कि चूंकि 2 स्तंभ C1 और C3 बस है, ऐसा लिख दो। ये हो गया छोटा सा सवाल, बन गया। नेक्स्ट फिर चलते हैं, नेक्स्ट में देखेंगे। नेक्स्ट में ऐसा कुछ है कि जिससे कि इसमें कोई वैल्यू इस प्रकार से आ जाए कि या तो एक पूरा कॉलम 0 हो जाए। तो देखिए हम इसका प्रूफ भी करते हैं। इसमें आप इसको कर लीजिए लेफ़्ट साइड। लेफ़्ट साइड में वैसे जब लेफ़्ट साइड लिखते हैं इसके बाद पूरा उसको लिख लेना चाहिए, लेकिन जगह थोड़ा ना भरे, ज़्यादा ना भरे, आप ज़रूर करेंगे। मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, ऑपरेशन लगाऊंगा सीधे। देखिए मैं यदि C1 में इन सब को जोड़ दें, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ C1 इक्वल टू C1 C2 C3। जहाँ C1 है केवल वहाँ सब जुड़ जाएंगे आपस में, तो क्या बन जाएंगे। ये हम रो में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि C ही करना है, रो में भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ इन सब को जोड़ के देखेंगे तब ये कितना आएगा, 0। आप इस लाइन को पूरा कर देंगे क्योंकि A से A कटेगा, B से B, C से C, 0। फिर ये भी और ये भी 0।
ये b माइनस सी, ये c माइनस ए, और ये इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ऑपरेशन जो भी लगाएंगे हम वो ये चीज़ ध्यान देनी है कि जिसके बराबर में हम करेंगे वही में परिवर्तन होगा बस। b माइनस सी। अब देखो इसका मान कितना आएगा, इसका मान भी 0 आएगा और 0 आएगा। इसका कारण क्या है कि एक स्तंभ, जिसको कॉलम कहते हैं इंग्लिश में, C1 के सभी अवयव शून्य है, ये इसका कारण हो गया और वही हमारा ये प्रूफ हो गया। ये राइट साइड आ गई, इसकी भी ये राइट साइड आ गई थी। ठीक हो गया, बहुत ईजी है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये एक सारणिक है, इसकी इक्वल भी 0 लाना है, प्रूव करना है। लेफ्ट साइड ले लेंगे, फिर इसके बाद एक ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन क्या लगाएंगे, देखो सोचना पड़ेगा कि जैसे 65 है तो हम इसमें भी क्या करें कि किसी में या तो इसमें कर दें या इसमें कर दें, ये सेम टू सेम सारे अवयव लेके आ जाएं। तो दो समान कॉलम होने से उनकी वैल्यू 0 आ जाएगी। देखो हम क्या करेंगे, देखो 7 नम 63 और 2 65, तो इसमें 9 से गुणा देखो C1 इक्वल टू, या ये कहो कि C2 इक्वल टू कितने, 9C2, 9 सत्ते 63 और 1 C1, जोड़ दो सब में। देखो 8 नम 72 और 3 75, 9 नम 81 और 5 86, सब में बन जाएगा ये देखो। और तो ऐसा करने में क्या करेंगे कि हम C1 को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, C2 यहाँ लिखेंगे तो C2 की ही जगह लिखेंगे। देखो कितना हो जाएगा, 7 नम 63 और 2 65, तो ये भी बना 65, ये भी बना 75, ये भी बना 86 और ये 65 75 86, एक ही लाइन में काम हो गया। और बराबर लिखो 0। और फिर आप ये लिख सकते हैं कि कारण भी देना पड़ेगा, चूँकि C2 C3 के इक्वल है, तो इसका मान 0 है। दो समान कॉलम सेम होने पर उसकी वैल्यू 0 होती है, बस बहुत आसान सी बात। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिख रखा है, इक्वल टू 0 लाना है, प्रूव करना है, लेफ्ट साइड को ले लेना है। इसमें देखो क्या करेंगे, इसमें एक को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। हाँ क्या करेंगे कि हम C3 को ज़रूर ले लेंगे। देखो C3 का क्या कर सकते हैं, C3 में मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इसको AB प्लस BC प्लस CA कर लें तो बिल्कुल ये काम चल जाएगा, क्योंकि ये जब इसमें जुड़ेगा तो ये तीनों में सेम आ जाएगा। देखो कैसे, C3 इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ C3 प्लस C2, तो परिवर्तन किस में होगा, C3 में, C2 में तो नहीं होगा। अब नहीं होगा तो इसको लिख लो। ये कन्फ्यूजन भी आपको नहीं होना चाहिए वहाँ कि हम यहाँ जो ऑपरेशन लगा रहे हैं हम किस में चेंज कर रहे हैं। अगर हम कॉलम के लिए लगा रहे हैं तो कॉलम में चेंज करना है, अगर हम रो के लिए लगा रहे हैं तो रो में चेंज करना है। तो देखिए इसे AB और ये AC और इसमें जुड़ जाएगा BC, तो ये हो जाएगा AB BC और CA। इसमें भी बिल्कुल सेम चीज़ AB BC CA, AB BC CA। अब क्या करेंगे, अब AB BC CA AB BC CA AB BC CA सब में है तो कॉमन ले लेंगे, AB BC CA कॉमन, क्या बचा, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इनमें कोई परिवर्तन, जब ये कॉमन ले जाएगा तो एक एक आएगा, सब एक एक एक। अब फिर आ जाओ, अब फिर क्या हुआ, फिर वही हो गया कि ये AB BC और CA और इसकी जगह पूरे के 0। और कारण क्या,
कारण वही कि C1 C3 के बराबर है, और जब इसमें पूरे में गुणा होगी तो ये 0 आ जाएगा, और इस प्रकार से हम इसकी राइट साइड को प्रूव कर देंगे। बहुत आसान है, समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट को देखते हैं। ये एक सारणिक है, इसके इक्वल ये सारणिक इस प्रकार से सिद्ध करनी है। प्रूव कर लिया, लिख लिया हमने LHS, लेफ्ट हैंड साइड लिखा, और फिर क्या करेंगे? फिर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ देखो BC CA AB QR PP Q Y Z Z X X Y है ना। तो इन सबको क्या करेंगे कि इसमें पूरी रो में R1 में सबको जोड़ के लिखो। देखो कैसे, एक ऑपरेशन में लगा रहा हूँ। R1 की जगह मैं लिख रहा हूँ R1 R2 और R3। जहाँ R1 है पूरा, वहाँ पे इन सब का योग आ जाएगा। तो देखो कैसे आएगा, इन सब का योग A प्लस B प्लस C। देखो B कितने हो जाएंगे? 2। A कितने हो जाएंगे? 2। C भी हो जाएंगे 2। तो मैंने पहले ही 2 बाहर ले लिया। ये भी इसी प्रकार से 2 P Q और R 2 हो जाएंगे। X Y Z भी 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे चलो। आगे चलिए, आगे क्या करना है? बस सेम लिख देना है, और क्या करना है इसमें? CA A प्लस B R प्लस P P प्लस Q Z प्लस X और X प्लस Y। देखो इसमें कोई चेंज अभी नहीं करना, बस एक ही में करना है। जो भी हम ऑपरेशन लगाएंगे उसी में करेंगे। अब इसके आगे यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ भी 2 ले लो, बाहर ले लिया 2। अब क्या बचा? A प्लस B प्लस C C प्लस A प्लस B। बस 2 बाहर आया, और इसके अलावा कुछ चेंज नहीं है। बाकी सेम लिख दो, कोई चेंज इसमें नहीं करना, और सेम रहेगा Z प्लस X और X प्लस Y। कोई चेंज इसमें भी नहीं करना। अब देखिए क्या चेंज कर सकते हैं। इसमें से इसे घटा दो, इसमें से ही इसे घटा दो। यही कहो कि हम ये इसमें से इसे अगर घटा दें तो चलिए एक बार कर लेते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ R2 इक्वल टू R2 माइनस R1, और इस ऑपरेशन को मैं लगा देता हूँ। R2 जब लिखेंगे तो R1 में कोई चेंज नहीं होगा। A प्लस B प्लस C P प्लस Q प्लस R X प्लस Y प्लस Z। इसमें से इसे घटा के देखो, देखो इसमें से इसे घटाएंगे तो CA तो हट जाएगा, और माइनस के B बचेंगे। यहाँ माइनस के क्या बचेगा? Q, और यहाँ माइनस के Y। फिर यहाँ माइनस के C, यहाँ माइनस के R, और यहाँ माइनस के कितना? यहाँ माइनस का Z बचेगा। लेकिन कब? जब हम ऑपरेशन 3 भी सेम ही कर देंगे। देखो सेम कैसे किया कि R3 में से भी हमने R1 घटा दिया। जब इसमें से इसे घटाएंगे तब फिर ये भी तो नहीं बचेगा, लेकिन C बचेगा। वो भी कैसा? माइनस का बचेगा, और 2 इसके साथ रखेंगे, है ना, क्योंकि हमें तो 2 लाना है ना सिद्ध करने में, और जो आया है कॉमन वो उसके साथ रहना ही है। अब इसके बाद क्या करें? इसके बाद हम माइनस कॉमन लेंगे, फिर एक माइनस लेंगे। तो हम क्या करेंगे कि माइनस 2 बार कॉमन ले लेंगे। ऐसा करने से B C P Q R और X Y Z Y और Z। ठीक है, यहाँ तक आया? यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं हो रही होगी। एक और चीज़ इसमें करेंगे इसके बाद में, इसका जो वर्ग है ये तो हो जाएगा प्लस, और एक ऑपरेशन और लगा देंगे, बस फाइनल हो जाएगा काम इस बार, कि R1 के इक्वल लिखेंगे हम। R1 में से R2 और R3 दोनों घटा दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं? वैसे तो यहाँ भी ऑपरेशन लग सकता था, लेकिन इसमें से जब इसे भी घटा देंगे, इसे भी घटा देंगे, दोनों घट जाएंगे ये वाले। तो क्या बचा? A। यहाँ क्या बचा? P। इसी प्रकार से, और यहाँ क्या बचा?
यहाँ बचा x और ये दोनों तो रहेंगे सेम, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये लिखा गया। ठीक है, चलिए अब बिल्कुल सही से हमारा आंसर आ गया है। यही हमें सिद्ध करना था, बहुत आसान सा है। यही राइट साइड है और यही करना था प्रूव। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक डिटर्मिनेंट्स है, इक्वल टू 0 लाना है। क्या करें देखिए, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें तीन माइनस हमें कॉमन लेने चाहिए। यहाँ का भी ले लो, इसका भी ले लो, इसका भी ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसका लेके 0 तो 0 रहेगा, ये a हो जाएगा, ये माइनस b हो जाएगा, ये माइनस a, ये 0 और ये माइनस c। थोड़ा सा ट्रिकी है, तो क्या ट्रिक इसमें लगने वाली है, बिल्कुल आप समझिए। ट्रिक देखो, समझ भी लो, अभी समझ लो। 0 a माइनस b है और ये 0 माइनस a b है, तो जब हम इसको बिल्कुल सेम टू सेम लेकर आएंगे तो दूसरी ओर से जब इसको वापस लाएंगे तो डबल हो जाएगा। देखो कैसे, चलिए समझ में नहीं आया ना, इसलिए मैं बताने रहा था। अब कैसे कि अब इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, कैसे, कॉलम को किससे, रोज से, कॉलम्स को रोज से चेंज करने पर, ठीक है, C to R करिए, या ये कह सकते हैं रोज को कॉलम से बात एक ही होती है। ये तो इसकी वैल्यू माइनस आएगी, और इसमें क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे ये कि माइनस, देखो 0 माइनस ए बी, 0 माइनस ए बी, फिर यहाँ a 0 c, फिर यहाँ माइनस बी माइनस सी 0। ये देखो आ गया, बहुत आसान से ये आ गया। लेकिन एक चीज़ इसमें आप देखेंगे कि ये और ये जो अब हम लेकर आए हैं माइनस बाहर भी आ गया, वो बिल्कुल सेम है। तो इसमें एक थोड़ा सा पहले एक चेंज ये कर लेंगे कि इसे a के इक्वल मान लेंगे हम पूरे को, तब ये ट्रिक बिल्कुल सही बन के आएगी, और होगा भी ऐसे ही है, बस और कोई तरीका भी नहीं है इसका। और कोई आपके पास हो तो आप कर लेना। a ये है माना, फिर हमने ऑपरेशन लगाया, तो ऑपरेशन लगाएंगे तब भी तो वो a ही रहेगा, और ये a अब भी यही रहेगा। तो देखिए a इक्वल टू माइनस, और ये भी क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम आ गया। माइनस a जब उधर जाएगा तो 2a हो जाएगा, a 2a, और बराबर में कितना बचेगा, 0। तो जब हम इस 2 को 0 के पास भेजेंगे 0। ओवरऑल हमने इसको सिद्ध कर दिया है, और आपकी समझ में भी आ जाना चाहिए, नहीं आया तो दोबारा समझ लीजिए। मान लीजिए a ये मैट्रिक्स है, सॉरी डिटर्मिनेंट है, उसको क्या किया हमने, सारे माइनस, सारे कॉलम से, या कह सकते हैं कि रोज से हमने 3 बार माइनस बाहर लिया, तो पावर 3 हो गया। फिर इसके बाद जब ये रूप इसका आया तो कॉलम को रोज से, रोज को कॉलम से हमने चेंज कर लिया, तब ये जो रूप आया है तो बिल्कुल सेम टू सेम a आ गया। तो हम इसको a के इक्वल लेके चल रहे थे, ये देखा हमने कि ये भी a आ गया, तो a उधर भेजा तो 2a, और बराबर में आ गया 0, तब a इक्वल टू 0, क्योंकि 2 0 के नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये इसकी राइट साइड आ गई। नेक्स्ट पे चलते हैं, लेफ्ट साइड लेंगे इसकी पूरी, और यहाँ से हम देखो a b और c, देखो a यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, b यहाँ भी है, 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 यहाँ भी। तो हमने क्या किया, a b और c तीनों में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा माइनस a, यहाँ बचा केवल b, यहाँ बचा केवल c, क्योंकि a ले लिया हमने, फिर यहाँ से b लिया, तो यहाँ बचा a, यहाँ बचा माइनस b, और यहाँ बचा क्या, c बचा। फिर यहाँ से लेंगे c, तो यहाँ बचा a, यहाँ बचा b, और यहाँ बचा माइनस के c। ठीक हो गया। लाना हमें ये है क्या, 4a² b² c²।
ये हम ले चुके, तो अब क्या करें? अब इसके बाद हम एक और बार ये प्रक्रिया कर सकते हैं। और वो कैसे कि देखो, हमने अभी कहाँ से कॉमन लिया था? रोज से, R1 R2 R3 से। लेकिन अब हम वही चीज़ C1 C2 C3, तो यहाँ कारण लिखेंगे पंक्तियों से A B C को कॉमन, है ना, लेने पर। ये तो हो गई ये बात। अब हम लिख देंगे यहाँ फिर एक बार से A B और C। तो ये देखो बाहर क्या हो जाएगा, ABC फिर हम ले रहे हैं और ये हो जाएगा -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। तो अब क्या किया हमने? अब लिया स्तंभों से ABC कॉमन लेने पर। दूसरी बात भी समझ में आ गई। और ये बन गया A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। तो ये हुआ A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। और बस ये बचा, ये बच गया सेम टू सेम। अब इसका क्या करेंगे? अब हम इसके लिए इसमें एक ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन में R1 के लिए मैं क्या कर दूंगा, R2 और R1 के लिए R2 और R1 को जोड़ देंगे। देखो ऐसा क्यों हो रहा है, इसको समझिए। ऐसा इसलिए हो रहा है कि देखो, इसमें इसे जोड़ेंगे तो 0, इसमें इसे जोड़ेंगे तो 0, ये बचा 1, और बाकी सब सेम लिख देंगे। बाकी में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब हम इसे जितना सरल कर सकते थे ना, हमने कर लिया है। इससे ज़्यादा इसमें सरल इसको संभवतः नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब तो बस इसका ऑपरेशन ख़त्म हो गया। अब एक फाइनल इसमें सबमिशन करना है कि इसमें सूत्र लगाना है। वो कैसे लगता है, सारणी का मान कैसे निकालते हैं, समझते हैं सभी। देखो 0 इंटू इन दोनों की मल्टीपल माइनस ये, फिर -0 इन दोनों की मल्टीपल माइनस ये, फिर +1। इसमें क्या होगा, इसमें देखो ये छोड़ा ये बचे 1 1 की गुणा 1 माइनस, और माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा। तो ये बचे कितना, 1, ये बच गया कितना, 1, ये बचा 2 इंटू, अच्छा 1 और 1 नहीं जोड़ा हमने, 2 आएगा ये। देखो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये भी 0, ये भी 0, ये 4, क्योंकि 2 और 2 4। तो ये बन गया 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था। हैंस प्रूव। क्वेश्चन 7वें तक आपके समझ में आ गए होंगे, और इसके जो बेसिक्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी समझ में आ गई होंगी। कहीं कोई कन्फ्यूजन रहता है, वीडियो को एक बार दोबारा फिर देखें, पॉज करके दोबारा से उसको समझें, और अपने नोट्स भी इसी प्रकार से बनाते रहें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे, आपका मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और आप इसको लाइक ज़रूर कर दें यदि आपको पसंद आता है, सब्सक्राइब कर दें यदि नहीं किया है अभी तक, बेल आइकन दबा दें, कमेंट करें, और दोस्तों को, साथियों को शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।